नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डायरेक्टर कनू बहल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म जो मतलब काफ़ी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, आगरा, वो रिलीज़ के लिए तैयार है जी। तो सर, क्या वजह रही कि फिल्म मतलब आपके तैयार तो काफ़ी समय से थी और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी दिखाई गई, तो उसमें जो डिले हुआ उसकी क्या रीजंस रहे? बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो एक तो हम लोग प्रीमियर करे थे कैन फिल्म फेस्टिवल में 2023 में, मई 2023 में। तो उसके बाद क्या होता है ना, एक साल तो ऑलमोस्ट आपको फेस्टिवल राउंड में ही लग जाता है, क्योंकि आपकी फिल्म के पास कन्वेंशनल कोई बड़ा बजट नहीं है, बड़ा स्टार नहीं है, फिल्मी स्टार है। तो फिल्म को स्टार बनाते बनाते और उसको सारे स्टार दिलाते दिलाते वो एक साल की जर्नी आपकी निकल जाती है। बिकॉज आप हर फेस्टिवल जाते हो, थोड़ा सा ग्लोबली लोग देखते हैं, फिल्म थोड़ा बड़ी बनती है, लोगों को भी लगता है कि हाँ ठीक है, इसको इस नज़रिए से शायद देखना चाहिए। तो उस प्रोसेस में साल भर निकल गया। बाकी तो फिर आप सारा OTTs की हालत देख ही रहे हैं, आजकल क्या आ रहा है बाहर, टीवी सा ही बन गया ऑलमोस्ट। जी। तो कुछ भी जो थोड़ा सा लकीर से हटके है, जो थोड़ा सा इनोवेटिव है, जो एक्चुअली बात करना चाहता है, जो सीरियस है, जो एक्चुअली ऑडियंस को बोल रहा है कि सीरियसली मुझसे इस बारे में बात कीजिए, उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिमिनिशिंग ही है OTT की दुनिया में इस तरह से। तो वो पूरा साइकिल करते 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 और ये बोलते बोलते कि नहीं, ओरिजिनल प्लान जो हमारा प्री कोविड था कि ये थिएट्रिकल होगा, वही जाना चाहिए, हमें थिएट्रिकल ही करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेते 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 हम यहाँ पहुँच गए। सर, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ फिल्म का, लोग मतलब बिल्कुल एक अलग, उससे अलग तरह के सिनेमा देख रहे हैं उसके अंदर जी। तो सर मतलब आपने दो सवाल पूछना चाहूँगा कि फिल्म का नाम आगरा क्यों रखा आपने, और दूसरा मतलब जो आपका सिनेमा मतलब एक क्राफ्ट बिल्कुल अलग होता है सर, उसका क्या रीज़न है? दूसरा सवाल में पहले उस बात करते हैं उसके बारे में। अलग रीज़न देखिए यही है कि मेरा शुरू से हमेशा से रुझान ये रहा है कि मैं अगर कोई भी फिल्म बनाऊं तो उसे इस तरह से ट्रीट करूं कि वो मेरे लिए मौका है लोगों से बातचीत कर पाने का। देखिए मैं 45 साल का हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मुझे इस उम्र में जितना आता है उतना मैं बात कर रहा हूँ, या डिस्पैच के समय 2 साल पहले जितना आता था, या तितली के समय 8 साल पहले जितना आता था, उतनी मैं बात कर लेता हूँ और मैं अपना नज़रिया रख देता हूँ। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म इस तरह की हो जिसमें सब कुछ एडवर्टाइजिंग की तरह या पब्लिक सर्विस एड की तरह ना बोला जाए, सब कुछ बता ना दिया जाए, उसको ओपन छोड़ा जाए ताकि लोग भी उस फिल्म से इंटरैक्ट कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। वही मेरे लिए वापस बात करना होता है कि पैसिव एक्सपीरियंस नहीं है कि बस आपने देखी, पॉपकॉर्न खा लिए, पेप्सी पी ली, घर चले गए और वापस दोबारा लाइफ शुरू हो गई। कुछ ऐसा हो जो आपने देखा और कुछ हिला या कुछ छूट गया या कुछ सोचने का मौका मिला और वो रहे आपके साथ, चलता रहे। तो मेरा रुझान इसी तरफ रहा है और मैं हमेशा हर फिल्म के साथ यही कोशिश करी है कि कुछ ऐसा मिसिंग भी हो फिल्म में जो इतना मिस करे लोगों को कि वो बोले यार थोड़ा और एक बार और देख लें या कुछ सोच लें इसके बारे में। तो शायद इसलिए अलग लगता है, पता नहीं, मैं मेरा खुद का एनालिसिस यही है, शायद इसलिए अलग लगता है। और दूसरा आप आगरा फिल्म का नाम तो आगरा, जी आगरा नाम इसलिए पड़ा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये कि मैंने ना जब ये फिल्म लिखनी शुरू करी तो मुझे लगा यार ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है गुरु का, जो प्रोटैगनिस्ट है, और वो इतनी अजीब अजीब चीज़ें कर रहा है फिल्म में, काफ़ी ऐसी चीज़ें भी कर रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है, जो मतलब कोई भी फेयर माइंडेड इंसान या कोई भी करेक्ट माइंडेड इंसान बोलेगा ये क्या कर रहा है, ये इसको क्यों देख रहा हूँ मैं। अब वो लड़का ऐसा लड़का जो सेक्सुअल रिप्रेशन से डील कर रहा है, सेक्सुअलिटी से डील कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। उसे एक्चुअली मुझे लिखते लिखते ये रियलाइज हुआ कि उसे कुछ तो समझ में आ रहा है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाप रहता है ऊपर आंटी के साथ, मिस्ट्रेस के साथ सेम घर में, और वो नीचे माँ के साथ रहता है। तो इस लड़के को ये तो नजर आ रहा है कि घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास वोकैबुलरी नहीं है ये बोल पाने की, उसको समझ ही नहीं है मैं ये कैसे बोलूं। तो वो जाके ये बोलता है अच्छा आप जैसे रहते हो आंटी के साथ, मैं भी रहूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कमरा बना के यहाँ पे।
तो इसके चलते वो जूझ कुछ और से रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो मुझे लगा यार ये ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे ना तो लोग ऐसे पागल बोलेंगे, जबकि वो है नहीं पागल। क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ जब मैंने बात करनी शुरू करी, लिखते 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 आपसे बात करने लग जाते हैं, तो मुझे लगा यार ये तो इससे कहीं ज्यादा पागल है और इससे कहीं ज्यादा हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि ये अकेला लड़ रहा है और बोल रहा है क्या हो रहा है, ये लोग तो बात ही नहीं करते, चुपचाप जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। तो मुझे लगा यार इसको लोग पागल बोलेंगे पर ये है नहीं, बेचारा फाइट कर रहा है और ये सारे और पागल लोग हैं, ये घर तो पागल खाने जैसा ही है। तो जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं बोला यार आगरा, हमारा इंडियन इडियम तो आगरा ताजमहल से थोड़ा ना है पहला कनेक्शन, आगरा के पागल खाने से है पहला कनेक्शन। तो मेरे दिमाग में जैसे ही पागल खाना आया, मैंने बोला यार ये फिल्म तो आगरा में ही सेट होनी चाहिए, क्योंकि आगरा सुनते ही लोगों को वही एक पागल खाने का माहौल आएगा। सो आई ट्राई टू प्ले ऑन दैट मेटाफर एंड दैट्स व्हाई आई थॉट आगरा रखना चाहिए। ओके ओके। तो सर जो आपका ये जो किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म का, गुरु, वो मतलब एक यंग लड़का है और जैन जी को मतलब वो करता है इस फिल्म में। तो मतलब सर आजकल जैन जी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, तो जब आप तो मतलब एक फिल्मकार हैं, लिखते हैं, उनको पर्दे पे उतारते हैं, तो आप क्या सोचते हैं जैन जी के बारे में? देखिए जेन जी रेवोल्यूशन लेके आएगा, चाहे ना चाहे, चाहे वो ना भी चाहे तब भी वो रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अब धीरे 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 उस कगार पे पहुंच रहे हैं जहाँ रेवोल्यूशन के अलावा कोई और चारा किसी के पास बचेगा नहीं। हम सब सुनते हैं ना के शेप्ड रिकवरी जी, तो ये जो के शेप्ड रिकवरी है ये डुबा के जाएगी जो लोग पार में हैं उनको, बिकॉज जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, सर्वाइवल और मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि मेरी आपकी जनरेशन में हम, या हमसे भी पहले हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के बारे में सोचिए, एक घर खरीदना कितना कभी भी आसान नहीं था, पर कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था। अब की जनरेशन के पास बेसिक्स, घर, गाड़ी, स्मॉल कार सेल्स गिरते जा रहे हैं, है ना, और प्रीमियम कार्स के बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रॉफिट शायद उतना ही हो रहा है बड़ी कंपनीज का, लेकिन आप ये देखिए कि ओवरऑल कार सेल्स, ऑटो सेल्स गिर रहे हैं कंट्री में, राइट, इन टर्म्स ऑफ मास। तो क्लियरली एक तबका है जहां पर लोग, और जिनका गला रोज और घुटता जा रहा है, घुटता जा रहा है, घुटता जा रहा है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अमीर लोग हैं उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद जब ये गला बहुत ज्यादा घुटेगा ना, तो ये सारे लोग इकट्ठे होके उन सब के पास ही आएंगे, और ये सारे लोग ही बहुत ज्यादा हैं। तो ये जेन जी रेवोल्यूशन करने वाला है। तो सर जो जैसे आपने ये जेन जी की ये बात बताई कि रेवोल्यूशन हो सकता है, तो सर क्या ये चीज़ें कभी मतलब आपकी राइटिंग में भी सर होती हैं इस तरीके की, मतलब आने वाले दिनों में? देखिए ये तो राइटिंग में हर समय होता है ना जी। एवरी इमेज, एवरी साउंड, हर विजुअल, हर साउंड, हर डायलॉग, हर चीज में पॉलिटिक्स है। अभी इस समय तो मैं और आप थोड़ा सा ओवर्टली पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब हमने शुरू भी किया, जब नहीं भी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उस कॉन्वर्सेशन में भी पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हो, या जो सवाल आप पूछ रहे हो, या जो जवाब मैं दे रहा हूं, नॉन पॉलिटिकल भी हो, उसमें मेरा पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरी कोई भी फिल्म चाहे वो ओवर्टली ना भी बात कर रही हो, बट इट्स टेकिंग अ स्टैंड। द फैक्ट कि एक आदमी आज की तारीख में सेक्सुअलिटी के ऊपर फिल्म बना रहा है, सेक्सुअल रिप्रेशन के ऊपर फिल्म बना रहा है, इंडिपेंडेंटली बना रहा है, सिस्टम के बाहर बना रहा है, इन अ वे इट्स अ स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम। सिस्टम क्या है? कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है ना। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को इनेबल कौन करता है? इस साइड से राइट विंग भी कर देता है, उस साइड से लेफ्ट विंग भी कर देता है। अमेरिका में लिबरल्स भी कर देते हैं, सॉरी डेमोक्रेट्स भी कर देते हैं, रिपब्लिकन्स भी कर देते हैं। हैं तो दोनों एक ही चीज के चेहरे, लेकिन असली चेहरा पीछे कौन है वो हमें समझना जरूरी है। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोल रहा हूं कि फिल्म किसी भी बारे में हो, फिल्म में पॉलिटिक्स तो हर फ्रेम में ऑलरेडी है। पॉलिटिक्स की बात किए बिना आप बना ही नहीं सकते, कुछ जी ही नहीं सकते।
सर तो जैसे मतलब बात राइटिंग की करें, आप तो मतलब क्योंकि राइटर भी हैं और फिर डायरेक्टर भी हैं जी। तो इंडस्ट्री में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा जा रहा है कि वो राइटर्स की एक मतलब अच्छे राइटर्स की एक बहुत बड़ी कमी है, नए विषयों की बहुत कमी देखी जा रही है। इसी वजह से शायद मतलब एक जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल फिल्मों का इंडस्ट्री का वो कोविड के बाद बहुत डाउन हो गया। तो आप मतलब सर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, और नए राइटर्स को, जैसे आप तो अलग क्राफ्ट एकदम लेके आ रहे हैं और भी कुछ लोग प्रयास करते हैं मगर सबको सफलता नहीं मिलती, या जैसा आप भी कह रहे हैं कि फिल्म को आपको लाने में समय लगा या तो सर इस चीज को आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? एक ही कारण है, बिचौलिए, मिडिलमैन। अच्छे आइडियाज की कोई कमी नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट्स की कोई कमी नहीं है। कमी ये है कि जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है कुछ लोगों के हाथ में, और देश वाला सिस्टम, हाँ, जो देश में सिस्टम हो रहा है, जो बिल्कुल वही हर जगह वही हो रहा है, पूरा सिस्टम तो उसी में बदलता जा रहा है ना। जी। पावर कुछ लोगों के हाथ में, फिल्मों में भी, हिंदी सिनेमा में भी यही हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ओटीटीज में भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर। डिसीजन मेकर्स वही हैं जो चाहते हैं ज्यादातर जनता बेवकूफ रहे। बेवकूफ कैसे रहेगी? अगर उन्हें घटिया माल मिलता रहे, घटिया माल दिखाते रहे। अब टीवी जैसा हाल ओटीटी का भी कर दो। जब लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव ही नहीं होगा, कुछ इंटरेस्टिंग या ऐसा देखने का जिससे दिमाग एक्सपैंड हो या कहीं और जाए, और वो रोज ड्रग की तरह वही मीडियोक्रिटी देखते रहेंगे, तो अच्छा है उनके लिए, सब बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो एक्चुअली जो ये बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, गेटकीपर्स हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये लोग हैं। प्रॉब्लम वो गिरता हुआ सिस्टम है जो अब गिरने की ओर है। अब स्टार सिस्टम हम देख ही रहे हैं, गिर रहा है ना। और इफेक्टिव उसके रिप्लेसमेंट के लिए तो लोग नहीं आ रहे हैं, उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने बड़े स्टार्स नहीं है, राइट? बिकॉज सिस्टम बदल रहा है, हम लोग एक फ्लक्स में हैं। ये जाता हुआ सिस्टम है, दिख रहा है जाता हुआ। जो फर्स्ट मूवर्स होंगे इस सिस्टम में, जो आगे नया कुछ खोजेंगे, वो इसको उठा के लेके जाएंगे। यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन आएगा? बिल्कुल, रेवोल्यूशन किसी एक जगह नहीं आ सकता, रेवोल्यूशन पूरा आएगा। जब आएगा, अगर आएगा तो पूरा ही आएगा, सब तहस नहस करके जाएगा। अभी सर जैसे बॉलीवुड के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ के राइटर्स सिर्फ बॉम्बे में रहते हैं और बैंड्रा से लेके और वहाँ तक उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी सर एक मतलब एक नई पहल इस तरीके की मतलब देखी जा रही है कि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखा गया कि जो फिल्में ऐसी थी जो अलग सब्जेक्ट पे बनी, देसी उस पे बनी, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने भी एक लोगों के लिए ऐड निकाला कि आप राइटर्स की जरूरत है। मतलब ऐसा बहुत सालों बाद देखने में मिला कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने निकाला। तो इस पहल को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्या किसने क्या पहल करी मुझे नहीं पता, और ऑनेस्टली मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता क्या, बिकॉज ये जो भी पहल हो रही है ये उसी सिस्टम के अंदर से हो रही है, और प्रॉब्लम उस सिस्टम के जेनरेशन में है, उस सिस्टम के सोर्स में है। वो सिस्टम थोड़ा बहुत एक दो इधर उधर कुदी मार लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टम को ठीक करने की ज्यादा है, और सिस्टम को भी छोड़ दीजिए, जो लोग सिस्टम के बाहर हैं उन्हें अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो सिर्फ जो बोलते हैं ना एक्सीडेंट्स के लिए नहीं है, गलती से अच्छी फिल्में नहीं आनी चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर साल एक पाइपलाइन होनी चाहिए अच्छी फिल्मों की। तो वो नया सिस्टम बनाने की जरूरत है। इस सिस्टम के घुटनों के सामने नहीं हम झुक सकते कि हाय प्लीज अब हमें लिखने दे दीजिए, अब प्लीज डायरेक्ट, जिन्होंने इतने साल से लिखने नहीं दिया, इतने साल से डायरेक्ट नहीं करने दिया, वो अब क्या करने देंगे? तो ये तो साफ है, इस झांसे में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर हैं उन्हें साथ आके, होपफुली, इतने सालों में मैंने देखा नहीं है होता हुआ अपने सामने, पर फिर भी मेरी उम्मीद अभी भी बाकी है कि हम लोगों को बाहर साथ में मिलके, हम लोगों को इकट्ठे होके अपना पैरेलल एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि कंटिन्यूअसली अच्छा काम आता रहे, बीच बीच में ना आए, गलती से ना आए, और एक्सीडेंट्स की तारीफ करना अब हम बंद करें। हम कब उससे आगे बढ़ेंगे कि एक्सीडेंट्स को उठा के कंधों पे घूमते रहेंगे कि अरे अब इसने ये कर दिया, अब उसने वो कर दिया, पर वो सब सिस्टम की वजह, सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा है। वो कोई एक चल के भाग के कहीं पहुंच जाता है, उसकी वजह से होता है, हम उसी को उठा के सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि अरे हिंदुस्तानियों ने ये कर दिया, अब इसने कर दिया, अब इसने वो कर दिया। मतलब वी आर बेटर देन दैट, वी आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट। तो सर जैसे आपकी फिल्में, आपने बात की 3 फिल्मों की, तितली देखें या डिस्पैच देखें या फिर आप आगरा देखें, मतलब एक अलग तरह का क्राफ्ट है, अलग तरीके का सिनेमा है। या फिर आपके पहले जो आपने दिवाकर के साथ किया, कि ओए लक्की या फिर आपका उसमें LSD में,
तो सर मतलब आपने शुरू से ही मतलब क्या उसकी शुरुआत वहीं से ही हो गई थी कि वो जो दौर था 2010 का कि आप अलग तरीके का इस तरीके का सिनेमा बनाएंगे, जैसा आपने कहा कि मेरा सिनेमा इस तरीके का होता है कि कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है या बाद में लगे दोबारा देखूं जी। तो ये थॉट प्रोसेस आपका जभी से स्टार्ट था या बाद में डेवलप हुआ है? देखिए अभी इसके भी दो जवाब बनते हैं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली आप पूछें, मुझे भी नहीं पता था। मैं शायद जब 12-13 साल का बच्चा था, जब मैंने पहली बार बेन-हर देखी अपनी माँ के साथ, या 10 कमांडमेंट्स देखी, या और हिंदी फिल्में भी देखी बहुत सारी, ऐसा नहीं है सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों से मैं इन्फ्लुएंस हुआ। बैंडिट क्वीन देखी, मैं 12-13 साल का था, चोरी छुपे मैंने VHS पे लाके अकेले, कोई घर पे नहीं, मुझे अलाउड नहीं था देखना, मुझे मना कर दिया नहीं देख, पर मैंने देखी। मुझे उस समय मैंने इसलिए ही देखी शायद कि क्यों नहीं देखने दे रहे, बट जब देखी तो वो फिल्म मुझे बहुत परेशान कर दिया, पर पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया क्यों। पर आई थिंक उसकी स्टार्क रियलिटी, और मुझे लगा यार ये तो इतनी असली लग रही है, बाकी सब जो मैं देखता हूँ वो तो ऐसा लगता है ये कहाँ है, ये तो है ही नहीं जो दिखा रहे हैं। तो इस तरह की जब मैं ग्रो अप कर रहा था, ये सारी फिल्में देख के शायद कहीं ना कहीं शुरुआत तो तभी हो चुकी थी, एक क्योंकि एक नेचुरल आकर्षण मुझे उस तरफ महसूस हो रहा था। बट हाँ, आर्टिकुलेटेबल लेवल पे अगर आप पूछे, जैसे जैसे मुझे समझ में आना हुआ, शायद 16-17 साल की उम्र पे जब मैंने पहली बार किज़लॉस्की देखा, या क्यूब्रिक देखा, या किरोस्तामी देखा, या बाद में और इंटरनेशनल सिनेमा डिस्कवर किया, तो आई थिंक धीरे धीरे मैं अपना मन बनाना शुरू किया कि यार मुझे कुछ इस तरह का करना है, मुझे रियली कुछ क्लटर ब्रेकिंग नहीं बोलूंगा, बट रियली मुझे पता नहीं, मेरी आत्मा में रम गया सिनेमा। मुझे लगा कि मुझे ना अपना जीवन इसको देना है, इस चीज को देना है। इवन 18-19 साल पे मैं शब्द नहीं थे शायद, लेकिन मेरे को लगा यार मेरे को ना यही करना है, वैसा वाला फीलिंग था। तो शायद शुरुआत तो वहां कहीं से ही थी। फिर ऑब्वियसली द चॉइस टू गो टू फिल्म स्कूल, कि नहीं अच्छा अब मैं सिनेमा पढ़ूंगा, मुझे 3-3.5 साल निकाल के पूरा देखना है, जानना है क्या हो गया है, हिस्ट्री क्या है सिनेमा की, किसने क्या कर लिया है, बिकॉज मुझे सब पता होना चाहिए ताकि मैं जब बनाने जाऊं ऐसा ना हो कि मैं पहले जो बन चुका है वही बनाता रहूं, कुछ और भी उसमें ऐड करूं। तो उस तरह का एक रिगर आई थिंक 18-19 से ही मैंने अपने लिए डेवलप किया कि सिस्टमैटिकली मुझे ये करना है, मुझे आगे इस तरह बढ़ना है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं इसमें, मुझे बस एक ऐसे ही अनदर ऑल्सो रैन टाइप नहीं बनना शायद। तो सर जैसे आपने आपके करियर को अगर देखें कि आपने अपने करियर का एक काफ़ी समय दिल्ली में बिताया, फिर आपने बात की सिनेमा पढ़ने की जब आप कोलकाता रहे, फिर अभी आप मुंबई में हैं जो बॉलीवुड की नगरी है, तो इन तीनों शहरों के बारे में सर आप कैसे देखते हैं, आप कहना कैसे महसूस किया इन तीनों शहरों को? बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल भी है। दिल्ली तो देखिए मेरा पूरा बचपन है, पूरी जवानी है, तो दिल्ली तो मेरा अपना शहर है और कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ इससे। दिल्ली ही मैं हूँ, या पंजाब या नॉर्थ ही मैं हूँ बहुत बहुत तरह से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पंजाबी हैं, पटियाला में भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बट दिल्ली में मैं ट्रूली होश संभाले मैंने अपने, ऐसा बोलना चाहिए। तो वो तो इनकम्पेरेबल है किसी और शहर को। कलकत्ता अपने आप में मेरी बहुत ही सुंदर मेमोरीज हैं, बहुत मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज इतना मैं लकी था एक्चुअली 3.5 साल कलकत्ता जाने के। एक्चुअली मैं थैंकफुल हूँ कि FTI पूना की जगह मैं वहाँ गया, बिकॉज एक इतनी सुंदर भाषा, इतना सुंदर कल्चर, इतने सुंदर लोग, इतना सुंदर रिदम सिटी का, कि आप एक ही दिन में 2 फिल्में भी देख सकते हैं, 2 किताबें भी पढ़ सकते हैं, 2 कॉन्सर्ट भी सुन सकते हैं, एक गाना भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी, कुछ भी, मतलब इतने लंबे दिन है वहां पर, इतनी स्लो पेस है कि इट फील्स ब्यूटीफुल। और आई थिंक एडिशनली 19 सालों में मैं सिनेमा भी वहां देख रहा था, तो मेरे लिए इसलिए भी वो शहर, मेरे को जो मेंटर्स मिले फिल्म स्कूल में, द 2 बंगाली मैन हु आई मेट, जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, श्यामल कर्माकर और नीलोत्पल मजुमदार, वो मेरे मेंटर्स बने। तो बंगाली, नॉट जस्ट दैट सिटी, एवरीबडी इन दैट सिटी मीन्स अ लॉट टू मी। तो वो तो मतलब वो अलग ही शब्द हैं। और बॉम्बे तो जैसा ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं कर्म भूमि है,
जाके वहाँ काम किया, जो सीखा उसे धीरे धीरे एम्प्लॉय करने की कोशिश करी और सीखने की कोशिश करी। उस शहर का अपना एक अलग रंग है। शायद सबसे खूबसूरत बात ये कि वो शहर एक साथ आपको इंटीमेसी भी दे देता है और डिस्टेंस भी दे देता है, मतलब प्यारी सी झप्पी भी दे देता है और जोर से धक्का भी मार देता है। और उस शहर में दोनों ये एलिमेंट्स एक साथ है। एक बड़ा डिस्टेंस भी है और एक इंटीमेसी भी है। दैट्स हाउ आई कैन बेस्ट डिस्क्राइब इट। बहुत खूबसूरत तरीके से सर आपने तीनों शहरों को डिस्क्राइब किया। सर बात करते दोबारा से फिल्म की, आपकी आगरा की, तो सर जैसे इसमें आपने बताया कि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो मतलब पेरेंट्स के साथ एक चैलेंज से जूझ रहा है कि पापा ऐसे रहते हैं, फिर वो ऐसा कह रहा है मम्मी के साथ रहता है। तो सर जब मतलब आपने फिल्म लिखी है, आपने फिल्म बनाई है, तो इसमें आपने मतलब आपने तो इसको किया, लेकिन जो हम ओवरऑल भी देख रहे हैं, पेरेंटिंग इतना बड़ा चैलेंज हो गया आज के टाइम में। तो जब आप एज ए फिल्म मेकर उस चीज को डील करते हैं तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं, या ओवरऑल आप जो आज का माहौल देख रहे हैं तो पेरेंटिंग को कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप? देखिए, मेरा अब खुद अपना 6 साल का एक बच्चा भी है, बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग को आप जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएं वो उतना कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकती है, और जितना आसान बनाएं उतना आसान भी बन सकती है। पर्सनली मेरी पेरेंटिंग फिलॉसफी यही है, यही कोशिश मैं कर रहा हूं कि जितना ज्यादा एक छोटी सी जान को, छोटे से बच्चे को स्टेबिलिटी दी जाए, एक स्टेबल फीलिंग दी जाए कि रोज हर दिन प्रिडिक्टेबल है, सेम है, एक रिदम होने वाला है और ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। क्योंकि बच्चे शायद जब छोटे होते हैं इतने, तो वो इतना सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि उन्हें वो सारे जो इम्पल्सेस हैं जो मिलते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। और जितना स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा वो उतना ज्यादा कामनेस से उस सबको प्रोसेस कर पाते हैं। तो मेरे लिए एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए बैकग्राउंड में, और फोरग्राउंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी। आप कितना क्यूरियस रहना सिखा सकते हैं अपने बच्चे को कि वो हर चीज से ओपनली, लड़का हो जाए लड़की हो, हर चीज से ओपनली इंटरैक्ट कर पाए और उसे जो सीखना है सीख पाए। तो मैं तो इन दो चीजों को पकड़ के चलता हूँ, सिंपल रखता हूँ, ओपन रखता हूँ, स्टेबिलिटी रखो और क्यूरियोसिटी को एनकरेज करो। तो सर जैसे आपने कहा कि आपने इतना लंबा समय वेट किया आगरा फिल्म को, क्योंकि ये थिएट्रिकल रिलीज का आपका मन था, तो कि वहीं आए, आप ओटीटी की तरफ नहीं गए जी। लेकिन आज के मौजूदा दौर में अगर सिनेमा की बात करें तो सिनेमा पे पहले बात तो कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा कंटेंट हो तो फिर सिनेमा जाना बड़ा चैलेंजिंग हो गया दर्शकों के लिए। जैसे कि टिकट्स के प्राइस को लेकर अक्सर शिकायत की बहुत हाई है, प्लस F&B वहाँ पे बहुत इतना कॉस्टली है। जैसा भी परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 700 रुपये की कॉफ़ी है, 100 रुपये के पानी की बोतल है जी, तो ऐसे तो ये सब खाली हो जाएंगे। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इस बारे में हम ऑलरेडी एक्चुअली बात कर चुके हैं। ये उसी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी जी। क्यों ये हो रहा है? क्यों ये 700 रुपए का बर्गर है या 1200 रुपए की टिकट है? ये चीज सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलनी पड़ रही है, या सो मोटो क्यों हो रहा है? एक सरकार है, एक स्ट्रक्चर है, एक रेगुलेशन होना चाहिए, स्पेशली फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ। देखिए, ये सवाल उससे जुड़ा है कि हम एक्चुअली अपनी कल्चरल स्पेस को कितना वैल्यू करते हैं। ये इससे भी जुड़ा है कि हम शायद ना अब पिछले कुछ सालों से इस माहौल में आ चुके हैं कि पैसा ही सब कुछ है, या फिल्मों के टर्म्स में जैसे बोलते हैं ना, बॉक्स ऑफिस ही सब कुछ है, इसने नंबर कितना किया। ये जो पहली बार हमने 100 करोड़ सुना था ना, प्रॉब्लम ये वहां से शुरू हुई है। उससे पहले तक फिर भी ठीक ठाक था, पर ये जो ओवर ऑब्सेशन हो गया हमारा नंबर से। मैं कुछ और इंटरव्यूज में मैंने बात करी। आप मुझे बताइए कि जब आप मर रहे होंगे तो आप क्या याद कर रहे होंगे उस मोमेंट पे? उसकी मोमेंट पे हम क्या याद करते हैं? ये तो कोई याद नहीं करता कि कितने पैसे कमाए थे या बैंक बैलेंस क्या है। आप अपनी फैमिली के बारे में याद करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, की मेमोरीज को याद करते हैं। पैसा उस मेमोरी में किसी से भी आप पूछ लीजिए नहीं होता, एक भी मेमोरी में नहीं होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग अब इस स्केप में आ गए हैं कि
सर्वाइवल ही इतना मुश्किल हो चुका है कि सर्वाइव करने के लिए आपको एक ही चीज के बारे में सोचना पड़ता है और वही आपका जीवन बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चरल लेवल पे कल्चर को, नेगेटिव कल्चरल स्पेसेस को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट डू आई मीन बाय नेगेटिव कल्चरल स्पेसेस? ऐसी कल्चरल स्पेसेस जहां से कुछ नहीं मिलता पर वो हैं, कोई कुछ नहीं कमाएगा पर वो हैं, स्ट्रक्चरली वो बनाई जाती हैं क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्पेसेस जिनका कोई ऊपरी मतलब नहीं है, दोज आर द स्पेसेस जहां पर लोग जब जाते हैं तो कल्चर, नुएंस, थॉट एक्सपैंड होता है, लोग नई चीजें सोचते हैं। और जो हमारा 1000 साल का कल्चर है वो 2000, 4000, 10,000, 20,000 साल तक जिएगा। उसके जीते रहने का कारण ये नहीं होगा कि हमने सब हिंदी में बोलना शुरू कर दिया या 1000 और रोड के नाम बदल दिया, उससे नहीं होगा। वो उससे यही होगा कि क्या हम एक ऐसी जगह क्रिएट कर रहे हैं कि नया आर्यभट्ट कहीं पैदा हो रहा है, क्या हम ऐसी जगह क्रिएट कर रहे हैं कि नया कोई नामी पेंटर या नामी पियानिस्ट, कौन कौन है नए लोग जो नया थॉट लेके आ रहे हैं, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके लिए कल्चरल स्पेसेस जरूरी हैं। तो ये नेगेटिव स्पेसेस हैं ही नहीं। तो ये बनाने के लिए स्ट्रक्चरली सरकार के तौर पे या हम सबको किसी तरह से मिलके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी होगा ये, नहीं तो वो 700 रुपए ही रहेगा और ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।